सब ने अपना वर्क स्पेस पेंटिंग पे सेट किया हुआ है ना? सही है, क्योंकि पेंटिंग पे मैक्सिमम रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। आज हम पाथ फाइंडर देखेंगे कि पाथ फाइंडर क्या टूल होता है। बेसिकली एडोब इलस्ट्रेटर का हीरो टूल कहलाता है पाथ फाइंडर। सारे टूल्स भी मेजर हैं, बट हम मैक्सिमम काम करते हैं पाथ फाइंडर से। ठीक है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम हर डिज़ाइन में पाथ फाइंडर यूज़ कर रहे होते हैं, वो चाहे हम किसी भी टूल से क्रिएट कर रहे हो, बट हर एक डिज़ाइन में पाथ फाइंडर का यूज़ होता है किसी ना किसी तरीके से। तो सबसे पहले तो पाथ फाइंडर की विंडो ओपन कर लेते हैं। ये आपको पाथ फाइंडर का विंडो में टूल बॉक्स नज़र आ जाएगा और शिफ्ट कंट्रोल F9 की इसकी शॉर्टकट है। शिफ्ट कंट्रोल F9। ठीक है, और पाथ फाइंडर की हमने विंडो ओपन कर ली। अब पाथ फाइंडर में आप देखें, जब हम कोई भी टूल सेलेक्ट करते हैं तो उस टूल में हमारे पास सिंगल ही एक ऑप्शन आता है, लाइक उसे सेलेक्ट करते ही कोई एक ऑप्शन क्रिएट हो जाता है। लेकिन पाथ फाइंडर ऐसा नहीं होता। पाथ फाइंडर में हम कोई चीज़ बनाते हैं और उस पर पाथ फाइंडर अप्लाई करते हैं। ठीक है, कैसे? तो हम 1 बाय 1 सारी चीज़ें देख लेते हैं। एक शेप क्रिएट करते हैं पहले हम, और उसमें कोई कलर फिल कर लेते हैं, क्लियरली विजिबल हो। स्ट्रोक में ऑफ कर रही हूँ इनका भी। अगर आप स्ट्रोक ऑन भी रखेंगे तो कोई इशू नहीं, स्ट्रोक के साथ भी काम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि पाथ फाइंडर किसी स्पेसिफिक फिल या फिर स्ट्रोक पे ही वर्क करता है। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास, हम किसी भी चीज़ की शेप क्रिएट कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन कौन सा होता है उस शेप को कंबाइन करने के लिए? कौन सा टूल था कंबाइन करने के लिए शेप्स को? शेप बिल्डर। ठीक है, तो जिस तरह से शेप बिल्डर काम करता है, मोर और लेस एक पाथ फाइंडर का एक टूल, यानी कि ये पूरा बॉक्स है, तो पाथ फाइंडर का एक टूल उसमें काम करता है। वो क्या है कि हम कोई भी दो शेप सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे शेप ही ऐसी क्रिएट करनी है, लाइक ऐसे पॉइंटेड एंड देन या राइट साइड से राउंडेड, और मुझे इन दोनों को सिलेक्ट करके, अभी जब हम कंट्रोल वाई करके कंट्रोल वाई फ्रेम में देखते हैं तो ये दो शेप्स हैं और ये ओवरलैप भी कर रही हैं। ठीक है, और इनका पाथ डिफरेंट है। बेसिकली पाथ फाइंडर से जो भी काम होता है वो किस पर होता है? पाथ पे होता है। ठीक है, तो अभी इसका पाथ डिफरेंट है, और अगर हमें इन दोनों का पाथ एक करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमारे पास एक शेप मोड्स में आएगा यूनाइट। ठीक है, आप जस्ट यूनाइट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि उन दोनों शेप्स का जो आपने सेलेक्ट की हुई थी पाथ एक ही क्रिएट हो गया। तो हमारे पास जो फाइनल शेप आई वो इस तरह की आ गई। ठीक है, ये बिल्कुल एक सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपने कोई डिज़ाइन क्रिएट करना है और आपने शेप्स को कंबाइन करके एक पाथ क्रिएट करना है तो वो हम इजीली इसमें क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप शेप बिल्डर से ऐसे बादल बना रहे थे, अगर आपने देखा, और उसमें वो बताता भी वही है आप लोगों को। बेसिकली हम लोग कुछ इस तरह की शेप्स भी बना रहे थे इसके अंदर। अगर आप शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट करते हैं तो भी वो आपको ऐसे ही कुछ दिखाता है कि ये बना लें, इस तरह की चीज़ें आप क्रिएट कर लें। तो अगर इस तरह की शेप हम शेप बिल्डर से बना सकते हैं, लाइक एक शेप, इन सबको सिलेक्ट करेंगे और शेप बिल्डर टूल इस पर चलाएंगे तो क्या होगा, ये एक ही शेप बन जाएगी। बट इसी तरह से हम इसको यूनाइट भी कर सकते हैं। इन सबको हमने सेलेक्ट किया और इसको यूनाइट कर दिया तो भी ये एक शेप क्रिएट हो गई है। ठीक है, बट अब हम आप लोग ये पूछेंगे मिस तो फिर शेप बिल्डर का क्या काम? कहीं भी शेप बिल्डर यूज़ होता है, लाइक सब्ट्रैक्ट करने के लिए तो हम शेप बिल्डर यूज़ करेंगे। बहुत माइनर डिटेलिंग है तो शेप बिल्डर से कर रहे होते हैं। ये मैक्सिमम काम करता है। सिंपल ये है कि ये मल्टीपल पाथ्स को कन्वर्ट कर देता है सिंगल पाथ में। ठीक है, ये इसकी एक सिंपल एग्जाम्पल है। उसके बाद मुझसे स्टार्टिंग में कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था कि मिस अगर हमें कुछ चीज़ सेंटर में बनानी हो और इसका एक कटआउट निकालना हो तो वो हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम एक और शेप क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे स्टार शेप। और फॉर एग्जांपल मुझे सेंटर में इसके एक स्टार प्लेस करना है। ठीक है, और मैं चाह रही हूँ कि एक ऐसा इफेक्ट क्रिएट हो, एक ऐसा पाथ क्रिएट हो कि ये शेप बीच में से कट जाए स्टार की शेप में। ठीक है, तो ऐसा इफेक्ट क्रिएट करने के लिए नॉर्मली जिनको यूज़ नहीं आता वो करते हैं ऐसा काम। तो ऐसा लग रहा है कि ये बीच में से
कट हुई हुई है, बट अगर हम इसको ट्रांसपेरेंट पे सेव करेंगे या किसी और बैकग्राउंड पे रख कर देखेंगे तो क्या होगा कि वाइट कलर का स्टार नज़र आएगा। जबकि हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमें पे होलो स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है, यहाँ से एक कटआउट निकालना है हमें। तो उसके लिए हमारे पास पाथफाइंडर की एक कमांड होती है, बल्कि मैं यहाँ रख के ही रख करती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली नज़र आए। पाथफाइंडर की एक कमांड होती है और ये कमांड बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। इससे क्या होता है, इसमें आप जो बैक साइड वाली शेप के टॉप पे जो भी शेप बनाएंगे, जो भी शेप रखेंगे, वो बैक साइड से उसको माइनस कर देगी, यानी कि वो शेप तो बाकी नहीं रहेगी, वो तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जिस जगह पे वो शेप थी उस जगह से जो बैक साइड लेयर पे जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसे भी माइनस कर देगी, ठीक है। तो उसमें क्या करना होता है, हमें दोनों शेप्स को सिलेक्ट करना है, मेक श्योर करेंगे कि दोनों सिलेक्टेड हो, और उसके बाद ये जो वेरी नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास माइनस फ्रंट, तो माइनस फ्रंट पे आप क्लिक करेंगे, सिंपल क्लिक, तो क्या हुआ, वो शेप कट आउट हो गई। अब अगर हम कंट्रोल वाई से यानी कि वायर फ्रेम में जाके देखते हैं तो ये पूरा एक ही पाथ है, ठीक है ना, ये स्क्वायर और ये स्टार, ये पूरी एक शेप क्रिएट हो गई इस तरह की। अब आप इसको किसी भी बैकग्राउंड के ऊपर रखेंगे तो वो आपको सेंटर से बिल्कुल एक होलो स्ट्रक्चर, एक कटआउट भी निकल के आएगा, ठीक है। तो ये बहुत यूज़फुल कमांड होती है और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अभी जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली कमांड है। उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन होता है, एक और रेक्टेंगल क्रिएट कर लेते हैं। उसमें हम देखते हैं कि देखिए हमारे पास ये दो शेप्स हैं, फॉर एग्जांपल हमने दो शेप्स क्रिएट किए हैं, लेकिन मुझे सिर्फ ये सेंटर वाला पार्ट, यानी कि जो पार्ट इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों शेप्स का, वो रिक्वायर्ड है। तो उसमें क्या होगा, और जो टॉप वाली लेयर होती है वो बाकी रहती है, ठीक है। तो दोनों शेप्स का जो सेंटर वाला पार्ट है मुझे वो रिक्वायर्ड है। तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट आप देखें, जो आपके पास यहाँ पे आइकन्स बने हुए होते हैं ना, ये इटसेल्फ भी बता रहे होते हैं कि हमारा पर्पस क्या है। आप देख रहे हैं इसका आइकन कैसा बना हुआ है, इसका आइकन बना हुआ है दो स्क्वायर बॉक्स, और बीच में जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, जो दोनों बॉक्स का इंटरसेक्ट है, वो फिल है। इट मीन्स कि वो रह जाएगा और बाकी सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों, इस पर क्लिक करते हैं, इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी, स्क्वायर और सर्कल को, तो मैं इस पर क्लिक करूँगी जस्ट, तो सिर्फ वो पार्ट रह जाएगा जो इंटरसेक्ट हुआ हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से भी हमें कहीं शेप्स क्रिएट करनी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें बनानी होती हैं, तो हम ये वाली टेक्निक यूज़ करके भी काम करते हैं। और इसी का अपोजिट क्या होगा, इसी का अपोजिट ये होगा कि जो इंटरसेक्ट हुआ हुआ है पार्ट वो माइनस हो जाए और बाकी रह जाए हमारे पास, ठीक है। तो वो क्या होगा, एक्सक्लूड कहते हैं उसको हम। ये वाला बिल्कुल इसके बिल्कुल बराबर वाला, और इसके आइकन पे भी बना हुआ है कि जो इंटरसेक्ट हो रहा है पार्ट वो होलो, इट मीन्स कि वो गायब हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, और जो पार्ट हमारे पास रह जाएगा वो एक्सक्लूडेड पार्ट हमारे पास रह जाएगा। तो मैं इस पर क्लिक करूँगी तो आप देखेंगे कि जो पार्ट इंटरसेक्ट हो रहा था वो रिमूव हो गया, और जो पार्ट हमारे पास था, मतलब एक्सक्लूडेड था, जो इंटरसेक्ट नहीं हो रहा था, वो रह गया। तो इससे बिल्कुल एक डिफरेंट यूनिक शेप्स क्रिएट हो जाती हैं हमारी, और ये एक ही पाथ बन जाता है फिर, ठीक है। इसी तरह से डिवाइड वाली कमांड में आप लोगों को ऑलरेडी बताई थी मैंने, ठीक है, कि जब भी हमारे पास एक से ज़्यादा 5, 6, 10, फॉर एग्जांपल हम इसकी एक और कॉपी भी ले लेते हैं, हमारे पास एक से ज़्यादा मल्टीपल शेप्स होती हैं, मतलब मिनिमम 2 होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती हैं। जहाँ भी उनका पाथ आपस में इंटरसेक्ट कर रहा होगा वहीं से वो ब्रेक हो जाएगी, ठीक है, यानी कि डिवाइड हो जाएगी। तो वो एक डिवाइड की कमांड होती है। अब आप देखेंगे इसमें कहाँ कहाँ से हमारा पाथ जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, लाइक ये यहाँ से इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है, एंड देन यहाँ से, मतलब 6 पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ से इंटरसेक्शन हो रही है। तो ये देखिएगा अभी जब मैं इस पर डिवाइड पे क्लिक करूँगी तो ये 6 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा। इसको अनग्रुप भी कर लेंगे, बिकॉज ये ग्रुप ही होता है जब हम इसको डिवाइड करते हैं। जहाँ जहाँ से इंटरसेक्शन हो रही थी वो सारे पार्ट ब्रेक हो गए, जहाँ से लाइन क्रॉस कर रही थी उसको। तो इस तरह से भी हम बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर रहे होते हैं डिवाइड करके। हमने डिवाइड करके एक सर्कल को भी डिवाइड करके, जब हम ब्लेंड टूल पे काम कर रहे थे तो मैंने वाई बनाया था, ठीक है। तो आप लोग ज़रूरी नहीं है कि ये शेप्स ही, अगर हम मोस्टली लाइन सेगमेंट के साथ इंटरसेक्शन करके इसको ब्रेक कर रहे होते हैं चीज़ों को, तो क्या है, बेसिकली 2 शेप्स हैं ना, लाइन सेगमेंट भी तो एक शेप है आपकी, और सर्कल भी एक शेप है, और ये 2 पाथ हैं आपके। तो इन दोनों पाथ को आपने पिक करके जब डिवाइड किया और अनग्रुप किया है हमने, तो देन आप देखेंगे कि ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वाली टूल, ये कमांड भी बहुत यूज़ होती है, डिवाइड वाली कमांड में।
ये वो टूल होता है जैसे हम कहते हैं ना खाने में नमक, ऐसे ये डिज़ाइन में पाथफाइंडर। ठीक है, छोटे छोटे से काम है इसके, लेकिन ये बहुत यूज़फुल होता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक और कमांड है डिवाइड के बाद। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ट्रिम। डिवाइड में क्या हुआ था कि वो पीसीस अलग अलग हो गए थे, बट ट्रिम में कि हमारे पास क्या होता है, वालेकुम सलाम, जो बैक साइड वाला एरिया है वो ट्रिम हो जाता है। मतलब बैक साइड पे जो भी लेयर आपने रखी है वो माइनस हो गई। फ्रंट पे जो लेयर थी नॉर्मली कैसी होती है हमारे पास लेयर, इसको अगर मैं कंट्रोल Z करती हूँ एक बार फिर से देख लें। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास ये लेयर्स ऐसे नीचे रखी हुई है, वो कंबाइन नहीं हो रही है, वो सिर्फ ट्रिम करने के लिए हमने रखी है। तो हमें कोई ऐसी लेयर, ऐसा कुछ डिज़ाइन क्रिएट करना है, या फिर हमें क्लाइंट को फाइल देनी है AI फाइल, और हम नहीं चाहते कि उसे पता चले कि हमने कितनी लेयर्स पे काम किया है, या फिर वो हमारे काम को एडिट नहीं कर सके, तो भी हम ये काम करते हैं। बट हम डिज़ाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो हम सिंपल क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे एंड देन ट्रिम कर देंगे। ट्रिम करने के बाद अनग्रुप। ट्रिम करने से ये होता है कि जो टॉप पे लेयर जो नज़र आ रहा है ना डिज़ाइन, बस वही है, पीछे की सारी लेयर्स गायब हो जाती हैं। ठीक है, तो आप देखिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से मूव करती हूँ, तो पीछे का जो ग्रीन एरिया था वो रिमूव हो गया। ठीक है, तो जितनी भी लेयर्स होंगी आपस में, आपने जितने भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, ज़्यादातर 2 के साथ ही काम करते हैं हम, तो वो बैक साइड वाले लेयर्स गायब हो जाते हैं। तो अब अगर किसी को इसको मूव करना है या इसमें एडिट करनी है, वो नहीं कर सकता, कि वो आपसे ही करवाएगा। और अगर इसमें आपको कोई डिज़ाइन क्रिएट करना था, लाइक मुझे ऐसा माइनर सा एक आर्क क्रिएट करना था, इसलिए मैंने ट्रिम किया तो मूव करने के बाद, और वो आर्क भी मुझे ऐसा चाहिए था कि वाइट नहीं बल्कि ट्रांसपेरेंट, तो इस वजह से भी हमने ट्रिम किया। ठीक है, तो इट्स डिपेंड कि हम क्या बना रहे हैं। ठीक है, ट्रिमिंग से बस आपको पता होना चाहिए कि जो डिज़ाइन सामने नज़र आ रहा है वही रह जाएगा, पीछे की लेयर्स ट्रिम होकर ख़त्म हो जाएंगी। अभी आपने अलग अलग किए थे, एक साथ इसको मर्ज कैसे किया? मतलब अभी जैसे आपने उसको एरो से किया था ना, एक साथ कैसे जुड़ गए ये? एक साथ जुड़ गया, जैसे अभी आपने इसको कीज लेके अलग अलग किया था ना, वो अलग अलग थे, अभी फिर आपने कीज किया वो एक साथ थे। वो तो मैं उनको साथ सेलेक्ट करके ड्रैग कर रही थी ना। जो चीज़ें साथ में सेलेक्ट की होती हैं हमने उनको साथ मूव कर सकते हैं ना। नहीं, वो पूरा क्लोज था बिल्कुल, जो दोनों शेप ना ये साथ थे, बिल्कुल क्लोज हो गए थे। ऐसे जी जी जी, ऐसे ऐसा था बिल्कुल। अब आपने जैसे उसको प्रेस करी थी ना, जो ग्रीन वाला है, हम्म, लेकिन वो रेड वाला भी साथ हो रहा था वो। हाँ, तो वो मैं ऐसे दोनों को सिलेक्ट करके मूव कर रही थी अच्छा, ना, दोनों सिलेक्टेड थे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन होता है, उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि सिर्फ फ्रंट का इंटरसेक्शन रह जाता है। ठीक है, तो ये वो हमारे पास है बेसिकली, इसको क्रॉप भी कहते हैं। सिर्फ फ्रंट का इंटरसेक्शन बाकी रह गया। ठीक है, उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने आप लोगों को बताया था कि माइनस फ्रंट, तो माइनस फ्रंट की अपोजिट होती है माइनस बैक। आप अरेंज करके भी माइनस फ्रंट बैक कर सकते हैं, बट इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे कमांड दी हुई है। पहले हमारे पास क्या हो रहा था कि अगर हम इसको माइनस फ्रंट कर रहे हैं तो सर्कल गायब हो जाता है, और जो बैक साइड वाली है उसको शेप को भी वो माइनस कर रहा है। लेकिन अगर हम माइनस फ्रंट करेंगे तो माइनस फ्रंट में क्या होगा, वो सारी माइनस बैक में। माइनस बैक में ये होता है कि हमारी बैक साइड वाली लेयर फ्रंट वाली लेयर को माइनस कर रही होती है। लाइक जहाँ पे इंटरसेक्शन है वो लेयर, वो पार्ट, और बैक साइड वाली लेयर गायब हो जाएगी। नॉर्मली क्या हो रहा था, माइनस फ्रंट में फ्रंट वाली लेयर विद इंटरसेक्शन पार्ट रिमूव हो जाती है, माइनस बैक में बैक लेयर विद इंटरसेक्शन पार्ट रिमूव हो रही है। अब इसका यूजेज देखते हैं हम। ठीक है, हमने इसे देख लिया, एक्सप्लोर कर लिया, ये आप लोग बार बार यूज़ करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, और आप सिंपल इस पर कर्सर लेकर आएंगे तो उस पर लिखा हुआ भी होता है कि ये डिवाइड करने के लिए है, ये ट्रिम करने के लिए है। ठीक है, ये मर्ज करने के लिए है। मर्ज और यूनाइट में क्या डिफरेंस होता है, मर्ज एक सिंपल ग्रुप की तरह ही है, जैसे हम ग्रुप कर लेते हैं ना शेप्स को कंबाइन करके, इसी तरह से मर्ज है, उसमें पाथ सेम, पाथ सेपरेट ही रहता है आपका। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इन दोनों को मर्ज कर देती हूँ तो ये एक साथ मूव हो सकते हैं। ठीक है, बट स्टिल इसका पाथ सेपरेट ही है। ठीक है,
अब हम इससे कुछ डिज़ाइन क्रिएट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर पिक्चर समझ में आए कि एक्चुअली ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। एक क्लासिक एग्जाम्पल के तौर पे हम ओलंपिक का लोगो इसके लिए यूज़ करते हैं, इसकी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि जब आप ओलंपिक का लोगो बनाते हैं ना इस टूल को यूज़ करते हुए, तो आपको ये टूल याद हो जाएगा, इतनी बार यूज़ करना पड़ेगा आपको। चलें, डिज़ाइनिंग की क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई हैं अभी तक, ना ही हमने लोगो डिज़ाइनिंग अभी पढ़ा है, बट फिर भी आप लोग बता सकते हैं मुझे कि ओलंपिक का लोगो ऐसा क्यों है, मतलब इसकी मीनिंग क्या है। इसमें अलग अलग प्रेजेंट करता है ना, जैसे कंट्रीज की जो है वो आई थिंक अलग लेकिन अलग, कंट्रीज तो 250 से भी ज़्यादा है। लेकिन कुछ कलर शायद उसके हिसाब से ज्यादा क्लोज हैं आप थोड़ा, और कौन बताएगा। ऑलमोस्ट सही है, थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए अब आप लोग डिज़ाइनर बन रहे हैं तो डिज़ाइनर्स की तरह सोचें भी, तो सोच रहे हैं भी डिज़ाइनर की तरह आप लोग। जॉइंट सर्कल जो बने हुए हैं, बेसिकली सर्कल का मतलब होता है कम्युनिटी, फ्रेंडशिप, ठीक है, इस तरह से। तो सर्कल का तो मीनिंग ये हो गया कि सर्कल क्यों बने हुए हैं, बट ये कलर्स क्यों ऐसे हैं और 5 क्यों हैं। कितना सिंपल लगता है ना दिखने में ओलंपिक का लोगो, ठीक है, कितना सिंपल है, बट ये दुनिया के एक्सपेंसिव लोगों में काउंट होता है, मतलब मोस्ट एक्सपेंसिव लोगोज में आती है टॉप 10 के अंदर ओलंपिक का लोगो। रेड तो अगर चाइना होगा, ग्रीन पाकिस्तान होगा, ब्लैक थोड़ा कंफ्यूज है। ब्लैक में तो जो है ना, ब्लैक में बंदा सोचने पे होता है, जैसे आपने बताया ना ये ब्लैक का पाकिस्तान तो है ही नहीं होते हैं। देखिए ओलंपिक के अंदर तो वर्ल्ड वाइड दुनिया के लोग आते हैं, अगर वो सिर्फ एक मुल्क का नाम रखेंगे तो कितनी बुरी बात, दूसरे मुल्क तो बुरा मान जाएंगे और वो कहेंगे पाकिस्तान। पूरा जो एथलीट होता है वो पूरा मतलब ऑल ओवर होता है वो बात। ठीक है, तो बेसिकली 5 टीम तो नहीं है, नहीं, 5 सर्कल्स का मतलब है 5 कॉन्टिनेंट, ठीक है, बिकॉज दुनिया भर से लोग आते हैं ना, तो कंट्रीज को तो वो रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते एक लोगों के अंदर। तो 5 कॉन्टिनेंट्स हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ठीक है। और उसके बाद जो ये 5 कलर्स हैं, ये 5 मेजर रिलीजन्स को शो करते हैं दुनिया के। कौन से 5 मेजर रिलीजन्स हैं दुनिया में। एक तो आपका ये अपना लंदन इंग्लैंड भी है, नहीं, रिलीजन, मज़हब, मज़ाहिब। ग्रीन जो है इस्लाम को आता है, ग्रीन, ठीक है, ग्रीन इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है। और ये येलो जो है बुद्ध मत है, नहीं, हिंदुइज्म है ये, हाँ हिंदुइज्म। हिंदुइज्म। ब्लू वो ऐसे कि वो है अपना उसका है क्या ऑरेंज नाम है? ऑरेंज ऑरेंज नहीं बुद्ध नहीं, मत। ब्लू तो उसका है ना, वो जो श्रीलंका में जो होते हैं उसका श्रीलंकन क्या होते हैं। नहीं, बुद्धिस्ट जो होते हैं आई थिंक। मैंने कहा मेजर रिलीजन्स, ठीक है, तो ग्रीन इज़ फॉर इस्लाम, ठीक है। येलो ये जो कलर होता है ये हिंदुइज्म का रिलीजियस कलर है, ठीक है। ये ऑरेंजिश येलो कलर है ना, ये येलो ये और केसरिया कलर कहलाता है ये। उसके बाद जो ये ब्लू कलर है ये क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ब्लैक कलर जुइज्म को रिप्रेजेंट करता है और रेड कलर बुद्धिज़्म को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो बुद्धिज़्म हो गया, ये जो भी इस तरह के मिथिकल क्रिएचर्स को ओबे करते हैं या उनकी पूजा वगैरह करते हैं, चाइना, जापान और इस तरह की बहुत सारी कंट्रीज़, तो वो रेड कलर उसको रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली दुनिया जो है वो 2 तरह से डिवाइडेड है, एक जोग्राफिकली, ठीक है, यानी कि ज़मीनी लिहाज से वो डिवाइडेड है हम लोग। अब कंट्री वाइज तो हैं बट कंट्रीज तो बहुत सारी हैं, तो उसको तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो कॉन्टिनेंट वाइज डिफाइन किया। और दूसरा हम डिवाइडेड किससे हैं, रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि रिलीजन वाइज दुनिया में लोगों के ग्रुप्स हैं, क्योंकि उसके बाद जो चीज़ें आती हैं वो फर्दर उसी में फॉलो करती हैं। तो इस वजह से इसको रिप्रेजेंट किया है कि हम जो हैं वो सारे रिलीजन्स को, सारे कॉन्टिनेंट्स को एक साथ लेकर आते हैं, और जो ओलंपिक है फॉर ऑल है उसमें सारी दुनिया के लोग आ सकते हैं, ये एक कम्युनिटी का सेंस देता है। तो इस तरह को, इस चीज़ को सोच के ओलंपिक का लोगो डिज़ाइन किया गया है, बिकॉज ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको बहुत सारे टूल्स यूज़ करना आते हैं तो आपने सारे टूल्स यूज़ करके कोई डिज़ाइन क्रिएट करना है। जब हम बात करते हैं मीनिंगफुल डिज़ाइन की, तो वो डिज़ाइन कितना भी सिंपल, और सिंपल रिंग्स बने हुए हैं बट उसकी मीनिंग कितनी डीप है, ठीक है। सो मुझे तो यहाँ से मिकी माउस नजर आ रहा है, मिक्की माउस नज़र आ रहा है। रेड और ब्लू दो कान हो गए, ग्रीन और येलो ऑरेंज। आपको पता है मिक्की माउस दुनिया का फर्स्ट एनिमेटेड कार्टून है, फर्स्ट एनिमेटेड जो एक करेक्टर डिज़ाइन किया गया हो, जैसे मिक्की माउस,
इसीलिए आपने डिज्नी का लोगो देखा है, मिक्की माउस बना हुआ होता है। ओके, सो अब हम इसको डिज़ाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ पाथफाइंडर। तो सबसे पहले तो इलिप टूल पिक करेंगे हम। अब आप लोग देख लिएगा, मैं साथ साथ फॉलो नहीं करवा रही इंस्ट्रक्शंस, बिकॉज ये सारे इंस्ट्रक्शंस आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। जो काम आपने नहीं किया वो मैं साथ साथ आपको फॉलो करवा दूंगी। तो सबसे पहले तो हम इसका फिल करेंगे ऑफ। शेप क्रिएट करना सबको आती है, ठीक है। इसका फिल हम करेंगे ऑफ एंड देन स्ट्रोक हम करेंगे इसका ऑन। स्ट्रोक ऑन करने के बाद हम इसका स्ट्रोक की विड्थ इंक्रीज करेंगे, ठीक है, एक परफेक्ट रिंग क्रिएट करने के लिए। वंस हम रिंग क्रिएट कर लेंगे, रिंग की जो भी फाइनल लुक हमें रिक्वायर्ड है वहाँ तक हम स्ट्रोक इसका इंक्रीज या डिक्रीज करके देख लेंगे कि हमें हाँ फाइनल लुक यही रिक्वायर्ड है। वंस हमारा लुक फाइनल हो गया कि मुझे इसकी विड्थ इतनी रिक्वायर्ड है अपने रिंग की, तो अब मुझे फिल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं फिल इसमें रखूँगी तो क्या होगा, जब मैं इसमें पाथफाइंडर के टूल्स अप्लाई करूँगी तो वो फिल के साथ अप्लाई होंगे और कुछ का कुछ ही बनेगा, ठीक। सो हम क्या करेंगे, जब भी हमें कोई फाइनल लुक रिक्वायर्ड होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का और वो स्ट्रोक होता है, यानी कि वो पाथ है सिर्फ, उसमें फिल नहीं है, तो हम क्या करते हैं उसको एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है। तो इस एक्सपेंड हम कहाँ से करते हैं, याद है आप लोगों को, हम ब्लेंडर में भी कर रहे थे ये काम। ओके, हम यहाँ से देखेंगे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में एक्सपेंड, सिंपल, ठीक है। ऑब्जेक्ट में जाके जब हम एक्सपेंड करते हैं किसी भी पाथ को, जब आप किसी पाथ को एक्सपेंड करते हैं तो वो पूरी कंप्लीट शेप में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कंप्लीट शेप किसको कहते हैं, ऐसी कोई भी शेप जिसमें स्ट्रोक भी हो और फिल भी हो, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ स्ट्रोक है, लाइक फिल तो इसका ऑफ किया हुआ है हमने, तो मैं इसको स्ट्रोक को यानी कि इस पाथ को एक कंप्लीट शेप में कन्वर्ट करना चाहूँगी तो मैं इसको एक्सपेंड कर दूँगी। कोई भी चीज़ आपको पाथ को किसी भी कंप्लीट शेप में कन्वर्ट करना हो तो आप उसे ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड कर देते हैं। तो ये बता रहा है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अब उसमें फिल भी होगा और स्ट्रोक भी होगा, ठीक है। अब मैं जैसे ही इसको ओके करती हूँ तो आप देखें कि ये एक कंप्लीट शेप बन गई है। लाइक इसमें स्ट्रोक भी है, पहले सेंटर में था ना स्ट्रोक, अब देखिए ये इसका स्ट्रोक है और ये इसका फिल है और सेंटर में कुछ है ही नहीं, और मुझे फाइनल शेप यही रिक्वायर्ड थी अपनी, ठीक है। उसके बाद हम अपनी शेप की कॉपीज़ ले लेते हैं ताकि उसको अरेंज कर सकें ओलंपिक के लोगों के अकॉर्डिंग। इसको मैं थोड़ा सा साइज़ इसका डिक्रीज कर रही हूँ और हम इसको यहाँ साइड में रख लेते हैं। पहले आपने अपनी शेप एक्सपेंड करके रखनी है ताकि मेहनत से बचें। अगर आप पहले सारी शेप्स बना लेंगे और फिर सबको एक एक करके एक्सपेंड करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा आप लोगों का। कंट्रोल डी फिर आपको डायरेक्ट जैसे इसकी वो है, आप कंट्रोल डी से होगा वो, अगर हम डायरेक्ट करते हैं सारा। हाँ, बस अरेंज करना है ना अब हमें अन्य सर्कल्स को, ठीक है। तो आप जो भी कमांड यूज़ करना चाहें आप मैनुअल करेंगे, मैनुअल कॉपी हो जाएगा। मैं इसको सेलेक्ट कर रही हूँ और ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी ले रही हूँ, ठीक है। ऑल्ट के साथ हमने इसकी कॉपी ले ली, सेंटर में बिल्कुल इंटरसेक्ट हो रहा है, पिंक लाइन नज़र आती है आप लोगों को स्क्रीन पे यहाँ, ठीक है। तो अगर मुझे ऐसे अरेंज करने में प्रॉब्लम हो रही है, वैसे शिफ्ट के साथ हम करते हैं तो बिल्कुल परफेक्टली जाता है, ये परफेक्टली जाएगा सेंटर से अलाइनमेंट। शिफ्ट के साथ करेंगे तो ठीक है, और हाँ ऑल्ट शिफ्ट के साथ, और कंट्रोल डी करती हूँ तो मैं सेम, हमें 3 कॉपीज़ रिक्वायर्ड थी इसकी, तो हमारी तीनों कॉपीज़ यहाँ पे आ गई हैं। उसके बाद मुझे अब नीचे कॉपीज़ रिक्वायर्ड है, ऑल्ट ऑल्ट दबाने के बाद ऑल्ट से आपकी कॉपी आ जाएगी, फिर शिफ्ट प्रेस करेंगे तो आपको सेंटर अलाइनमेंट देगा परफेक्ट, ठीक है। आप मैनुअल भी कर सकते हैं शिफ्ट प्रेस किए बगैर भी, बट शिफ्ट करते हैं तो ज़्यादा अच्छा परफेक्टली देता है आपको। तो मुझे ये दूसरा रिंग यहाँ पे ऐड करना है एंड द 5th वन इज हियर, ठीक है। तो मेरे 5 रिंग अरेंज हो गए अपनी जगह पे। अब फर्स्ट रिंग हमारा ब्लू कलर का, तो उनको भी कलर भी फिल कर लेते हैं। कलर फिल करने के आपके पास 3 तरीके हैं, आप यहाँ से भी कलर फिल कर सकते हैं, आप यहाँ से भी कलर फिल कर सकते हैं। मेक श्योर करेंगे कि हमारा फिल ऑन है, ठीक है, बिकॉज अब ये शेप कंप्लीट है, और यहाँ से भी फिल ऑन कर सकते हैं। उसके अलावा हम आई ड्रॉपर, जो भी आप लोग इतनी देर से मैश का काम कर रहे थे, आई की तो याद हो गई होगी, आई ड्रॉपर लेके आई ड्रॉपर क्यों नहीं आ रहा मेरा, यहाँ से ले लेते हैं, नहीं आ रहा तो ठीक है, यहाँ से भी आ सकता है अगर आई से नहीं आ रहा, कुछ मसला हो रहा है की में,
मैंने आई ड्रॉपर लिया और मैं एक एक करके सारे कलर फिल कर लेती हूँ उसके। मेरी तो कीज़ ही नहीं चल रही हैं सारी। और रेड, आई थिंक रेड डिफरेंट है थोड़ा। सो अब हमारे पास ये ओलंपिक का लोगो बन गया। बन गया? नहीं बना। नहीं, वो शेप तो बन गई, हाँ, फिर स्ट्रोक बन गया, कलर आ गया, अब क्या रह गया? अभी पाथफाइंडर काम रहेगा। क्या करें पाथफाइंडर से? ये तो पूछ रही हूँ, क्या करना ग्लोव रहेगा? थोड़ा जो है ना वो ग्लोव नहीं है, ऑरेंज जो है जैसे रिंग है ना ग्लोव वो वैसे हो गया। अब आप देखें अगर अपने बनाए हुए लोगों को और ओरिजिनल लोगों को, इसके अंदर आपको ओवरलैपिंग नज़र आ रही है? नहीं, ये ओवरलैपिंग नज़र आ रही है रिंग्स के अंदर से रिंग्स जाते हुए। अंदर से आ रही है, बाहर से आ हाँ, रही है, ऊपर आ रही है। ठीक है। ऐसे ये जो ओवरलैपिंग है ये हमारे रिंग्स में नहीं है अभी, ठीक है। तो इस ओवरलैपिंग के लिए हम पाथफाइंडर यूज़ करेंगे। हम इसे सेलेक्ट करेंगे मुकम्मल 500। पाँचों, ठीक है। पाँचों के पाँचों सेलेक्ट करेंगे और सिंपल कमांड डिवाइड, डिवाइड एंड देन अनग्रुप। अब आपने क्या करना है, एक एक पीस अलग हो गया, आई ड्रॉपर से कलर फिल कर लें उसमें। आ गई ओवरलैपिंग, बन गई, ठीक है। यहाँ से येलो, एक एक पीस इसलिए सिलेक्ट हो रहा है, अनग्रुप कर दिया ना। एक एक पीस इसलिए सिलेक्ट हो रहा है कि हमने डिवाइड कर दिया ना सबको, ठीक है। डिवाइड कर दिया तो एक एक पीस अलग हो गया उसका। जहाँ जहाँ से पाथ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है ना, जहाँ से पाथ इंटरसेक्ट करता है, लाइंस, जहाँ भी लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, ये क्रॉस बन रहा है ना जहाँ पे, वहीं से डिवाइड हो जाता है। अगर ये क्रॉस कोई चीज़ सर्कल है और ये क्रॉस कर रही है यहाँ से दो लाइन, तो 4 पीस हो जाएंगे उसके, ठीक है। ग्रीन ब्लैक के ऊपर ये सीक्वेंस याद रखिएगा क्योंकि अभी तो सिंपल वाला बनाया है हमने, ठीक है। हो गया सारा सेट हमारा। अब हमारा लोगो सेम है, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो आप लोग ये वाला लोगो बनाएं, उसके बाद जब आप ये वाला लोगो बनाना सीख जाएंगे तो फिर हम ये वाला लोगो बनाएंगे। आप देखें इसमें क्या है और फिर मुझे बताएं। इसमें स्ट्रोक लगाओ, स्ट्रोक नहीं, वाइट, वाइट स्ट्रोक ही तो नहीं है, इसका नीचे बैकग्राउंड नहीं है। एग्जैक्टली बैकग्राउंड ही नहीं है, गैप है। ये जो गैप बने हुए हैं ये बनाना सीखेंगे। इसमें गैप भी बीच में वो पूरा रिंग नहीं दिया हुआ बीच में वो। हाँ, तो ये गैप बनाना ही सीखेंगे हम, ठीक है। और अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये सीधी सीधी लाइनें नहीं है, ये ऐसे ही कर्व है, बिकॉज ये तो एक पीएनजी है जो कि ख़राब हुई हुई है ऑलरेडी। लेकिन अगर ओरिजिनल, इसी की वजह से हम इसको स्ट्रोक दे दें और इसी को इस तरह का नहीं, जब आप उसको ट्रांसपेरेंट, अब जैसे ये किसी ने स्ट्रोक बनाया ना, तो किसी जब इसको हम ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पर रख रहे हैं तो कितना बुरा लग रहा है ये वाइट स्ट्रोक। अगर हम रियल में एक और लोगो निकालते हैं, स्ट्रोक नहीं है, स्ट्रोक नहीं होता ये, स्ट्रोक होगा तो फिर काम ही क्या, इजी है फिर तो। ये क्या चल रहा है? ओके, मेरी कीबोर्ड मेरा उर्दू सिलेक्ट हो गया है और इसी वजह से वो कीज़ नहीं चल रही उसकी। क्या लिख रही थी मैं? ओलंपिक लोगो। दिस वन, डाउनलोड ही कर लिया हमने तो सही।
ये देखें, ये स्ट्रोक नहीं है, ठीक है, ये कट आउट बना हुआ है। मैंने अभी आप लोगों को बताया ना कि पाथ फाइंडर को हम चीज़ों को कट करने के लिए यूज़ करते हैं, कट आउट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो आप देखेंगे अगर इसकी परफेक्शन, ठीक है, ये भी ओरिजिनल फाइल नहीं है बिकॉज किसी ने PNG डाली हुई है। इसकी परफेक्शन ये है कि जिस तरह से ये राउंडेड है ना, इसी तरह से ये राउंडेड है, ये सीधी लाइन नहीं है, ठीक है, जिस तरह से ये राउंडेड है इसी तरह से ये राउंडेड है, ये सीधी लाइन नहीं है। ये सामने तो ये अभी उसको सेंटर में जो कलर किया होगा ना इससे, क्या करा होगा? सेंटर में कलर किया ना। अगर हम इसको वाइट बैकग्राउंड पे रख के देख रहे हैं तो आपको लग रहा है स्ट्रोक है, लेकिन अगर हम इसको वाइट बैकग्राउंड पे नहीं रखेंगे तो फिर स्ट्रोक नहीं होगा ना। ये समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे आपने ये पहले एक बॉक्स को किया ये देखें, ये लोगो है ना, अगर इसको वाइट बैकग्राउंड पे रखेंगे तो इसका स्ट्रोक में वाइट नज़र आएगा। अगर मैं इस पे स्ट्रोक लगा दूं, फॉर एग्जांपल हम इस पे एक वाइट स्ट्रोक लगा दें, तो वाइट बैकग्राउंड पे तो पता नहीं चल रहा है कि इस पे वाइट स्ट्रोक लगा हुआ है। बट अगर मैं इसको उठा के बाहर रखूंगी या किसी और बैकग्राउंड पे लगाऊंगी, जब लोगो तो किसी भी बैकग्राउंड पे यूज़ हो सकता है ना आपका, तो ये कितना बुरा लग रहा है वाइट स्ट्रोक लगा हुआ इस पे। तो एक्चुअल में वो स्ट्रोक नहीं है, ठीक है, वो एक्चुअल में कट हुआ हुआ है। तो वो कैसे कट करना है वो पहले बाद में बताएंगे, क्योंकि पहले आप लोगों ने डिवाइड वाला काम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले डिवाइड वाला काम करके दिखाएं मुझे। इसका स्ट्रोक हटा दें, लोगो बनाना है या कुछ और? यही बनाना है, इस पे प्रैक्टिस होगी आप लोगों की, यही बनाना है। ये बना ये तो अभी बन जाएगा, है ना, 5 मिनट में।